एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनटीए अभ्यास जो आपका ऐप है उसमें से जो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम ढेर सारे सवाल जो हैं डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे सवाल डिस्कस कर चुके हैं एनटीए के। यदि आप अभी तक चेकआउट नहीं कर पाए उनको तो हमारे चैनल पर nkcsir_IITD पर आप जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन पर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एनटीए अभ्यास नाम की प्लेलिस्ट मिलने वाली है, एनटीए अभ्यास। ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जेईई मेन के लिए। ठीक है, तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए उन सारे सवालों की। और हम दोबारा से अपना फेज 2 जो है इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, A partition wall has two layers of different materials A and B in contact with each other. They have the same thickness, but the thermal conductivity of layer A is twice that of B. At steady state, if the temperature difference across the layer B is 50, then the corresponding temperature difference across the layer A is equal to. तो हमारे पास एक पार्टीशन वॉल है जो एक स्पेस को दूसरे स्पेस से डिवाइड करती है। और मान लीजिए यहाँ पे जो इमेज दिखाई गई है ये एक पार्टीशन वॉल है और इसमें दो लेयर्स हैं। ठीक है, दो लेयर्स हैं यहाँ पे। एक है लेयर नंबर ए और एक है लेयर नंबर बी। ये है लेयर नंबर ए, लेयर नंबर बी। इसको मैं कुछ ऐसे दिखा देता हूं आपको, लाइक दिस। ये हमारे पास दो लेयर्स हैं, एक है लेयर नंबर ए और एक है लेयर नंबर बी। क्वेश्चन में कहा है कि लेयर बी के अक्रॉस जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 50 केल्विन है। तो ना यहां का टेम्परेचर पता, ना यहां का टेम्परेचर पता, ना यहां का टेम्परेचर पता। तो मैं मान लेता हूं कि यहां का टेम्परेचर जो है वो लेट्स से T के बराबर है। तो यहां का टेम्परेचर मान लेता हूं T+50 के बराबर है। T+50 केल्विन है यहां का टेम्परेचर है T केल्विन। और यहां का टेम्परेचर जो है वो मैं मान लेता हूं, आप क्या यहाँ पे लिख लीजिए, T1 मान लीजिए इसको। ठीक है, T1 मान लीजिए, या T+50 है तो T+50 या T+X मान लीजिए, T+X मान लीजिए इसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, T+X मान लीजिए। अब सवाल कहता है कि यहाँ का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो यहाँ के थर्मल कंडक्टिविटी का डबल है। तो यहाँ का यदि K मान लेता हूं तो यहाँ का थर्मल कंडक्टिविटी 2K हो जाएगा। स्टेडी स्टेट की बात यहाँ पे की जा रही है। स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि हर एक पार्ट से जो हीट करंट होता है, हीट का फ्लो रेट है, वो बराबर हो जाता है। यानी कि जितना हीट यहाँ से आ रहा है उतना ही हीट पार हो जा रहा है। और इसे दूसरी भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि जितना हीट करंट यहाँ से जा रहा है उतना ही हीट करंट यहाँ से भी बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, जिस रेट से हीट अंदर आ रही है उतनी रेट से हीट जो है बाहर जा रही है। कोई भी एब्जॉर्प्शन हीट का नहीं हो रहा है। ये स्टेडी स्टेट का मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले पार्ट में जो हीट करंट है, लेट्स से H1 या I1 कह दीजिए इसको, उतना ही हीट करंट यहाँ पे होने वाला है। I1 की वैल्यू I2 के बराबर होने वाली है, या H1 कहें तो H1 की वैल्यू H2 के बराबर होने वाली है, या इसे कह दीजिए H1 बराबर H2, या आप कह दीजिए इसे dQ1/dt इज इक्वल्स टू dQ2/dt। ठीक है, आप कैसे भी इसको आप लिख सकते हैं कि हीट करंट बराबर है, हीट की फ्लो रेट बराबर है। ठीक है, और कहा गया है कि थिकनेस इनकी बराबर है। तो यहाँ का थिकनेस मान लेता हूँ T और यहाँ का थिकनेस मान लेता हूँ ये भी T होगा। एरिया भी इन दोनों के बराबर है, इसका एरिया और इसका एरिया जो है बराबर है। बिकॉज वॉल है, दीवार है, तो दीवार के दोनों लेयर्स का एरिया बराबर होने वाला है। जितना एरिया इसका है A उतना ही एरिया इस वाले पार्ट का भी होने वाला है। ठीक है, एरिया जो है बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हम जानते हैं कि हीट करंट जो होता है H वो होता है KA डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा X, या L लिख सकते हैं स्टेडी स्टेट में। ठीक है, इन स्टेडी स्टेट इसे फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन भी कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर में कंडक्शन का जो पार्ट है उसमें सबसे पहले ये आता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा, तो A में यदि करंट आपको लिखना है तो आप लिखेंगे 2K इंटू एरिया इंटू डेल्टा T, टेम्परेचर में डिफरेंस। देखिए यहाँ पे T0 प्लस X है, T प्लस X है,
यहाँ पे t प्लस 50 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये ज्यादा है, ये कम है, ये और भी कम है, तो यहां लिखूंगा मैं t प्लस एक्स माइनस में t प्लस 50 डिवाइडेड बाय l का मतलब उसका विड्थ कितना है, तो t के बराबर है। ये करंट हो गया हमारे पास H1। सिमिलरली H2 निकाल लीजिए आप, कितना आ जाएगा, Ka टेम्परेचर का डिफरेंस इज 50 डिवाइडेड बाय t। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, दोनों करंट्स को जो है बराबर कर दीजिए आप, दोनों करंट्स को बराबर कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2Ka डिवाइडेड बाय t, और यहाँ पे t से t कैंसिल आउट हो गया, आपको मिलेगा यहाँ पे x माइनस 50 इज इक्वल्स टू Ka इंटू 50 डिवाइडेड बाय t। तो यहाँ t से t कैंसिल आउट हो गया, Ka से Ka कैंसिल आउट हो गया, आपको मिलेगा यहाँ से 2x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती है आपको 75 केल्विन के बराबर, x की वैल्यू मिल जाती है 75 केल्विन के बराबर। अब हमें देखना है कि टेम्परेचर का डिफरेंस वॉल A के लिए क्या है। तो इनका टेम्परेचर का डिफरेंस देखना है तो हमें क्या लिखना होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आया था, x माइनस 50 के बराबर आया था, तो टेम्परेचर का डिफरेंस हमें मिल जाएगा x माइनस 50, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू है 100, x की वैल्यू है 75 और माइनस आ जाएगा ये 50, आंसर आ जाएगा आपके पास 25 केल्विन। सो 25 केल्विन इज द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल A जो है उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा 25 केल्विन। समझ में आया आपको? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों, और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में, तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ। ठीक है ना, 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है ना, ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60 और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का। ठीक है बच्चों, और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना, किस तरीके से, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है, तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है वो आपको, मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके। ठीक है, तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से? इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है, 17 नवंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच। ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, 17 नवंबर से। ठीक है ना, 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा, और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे, वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है,
तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे। ठीक है बच्चों। और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें iPad मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है, और ये JBL के हेडफोन्स हैं, और Amazon के वाउचर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। सवाल आपसे कहता है पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट s। हाइट s ग्राउंड से इसको रिलीज किया गया है। एट सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइट और स्पीड उस इंस्टेंट पर बतानी है कितनी कितनी होने वाली है। तो हाइट बतानी है और स्पीड बतानी है कितनी कितनी होगी, जहां पर उसका काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। एक चीज जो यहाँ पे मिसिंग है वो ये है कि ग्राउंड पर, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना देना चाहिए था कि पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड आपको 0 मान के चलना है। 0 मान के चलना है अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, अब सवाल जो है ये स्मूथली चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के टॉप से एक बॉल को रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर है। दिख रहा है आपको? इस बिल्डिंग का जो हाइट है, ये मान लेता हूं कि ग्राउंड है, यहां मान लेते हैं ग्राउंड। यहां से जो इसका हाइट है वो s के बराबर दिया हुआ है, s के बराबर ये हाइट है। तो मैं मान लेता हूं जिस इंस्टेंट की ये बात कर रहे हैं वो इंस्टेंट है लगभग यहां पर, इंस्टेंट है लगभग वो यहां पर, और यहां से यहां तक आने में उसको यहां से यहां तक जो है आ चुका है वो, और उसकी ग्राउंड से जो हाइट है इस पोजीशन की वो h के बराबर में मान लेता हूं। तो ये हमारे लिए एक अननोन हुआ, ये हमारे लिए एक अननोन हुआ। हमारे पास ये जो क्वांटिटी है ये हमें पता है, ठीक है, ये पता है, और पता है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 3 गुना होगी पोटेंशियल एनर्जी की। तो भाई यहां पे जब ये आ जाएगा तो मैं बता सकता हूं कि इसका स्पीड कितना होगा। इसका स्पीड बताने का तरीका क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट h हाइट नीचे गिरता है तो उसका स्पीड हो जाता है √2gh। तो ये ऊपर से नीचे आने में कितना डिस्टेंस फॉल हुआ है, ये s माइनस h के बराबर डिस्टेंस नीचे आया है, तो इसका मतलब इसका स्पीड हो जाएगा √2gh। तो ये हो गया इसका स्पीड, और ग्राउंड से इसका हाइट है h, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी मैं इस स्टेज पर लिख सकता हूं। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh के बराबर। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूं, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल एट दिस इंस्टेंट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है, वहां लिख लेते हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा आपके पास हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर विच इज 2g s माइनस h इज इक्वल टू 3 टाइम्स mgh, 3 टाइम्स mgh। तो ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा रिजल्ट। तो mg से mg कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, s माइनस h इज इक्वल्स टू 3h आपको मिल जाएगा। तो s की वैल्यू आपको मिल जाती है 4 टाइम्स h के बराबर, और यहाँ से h मिल जाएगा आपको s डिवाइडेड बाय 4, s डिवाइडेड बाय 4। आपको यहाँ पे हाइट की वैल्यू मिल जाने वाली है। ठीक है, तो हमें हाइट पता चल चुकी है, h बाय 4 के बराबर है, और इसका स्पीड भी आप बता सकते हैं। इसका स्पीड कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gs माइनस h, 2gs माइनस h, s माइनस s बाय 4, 3s बाय 4। तो ये 2 से चला गया 2 बार, आंसर मिल गया आपको 3gs बाय 2 का अंडर रूट। तो ये आपको स्पीड भी मिल जाती है और आपको हाइट भी ग्राउंड से मिल जाती है। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है बड़ी आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कुछ इस तरीके से,
अ कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस 31 ओम है उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, इट इज प्लेस्ड इन सीरीज विद कंडेंसर ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस 25 ओम, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 110 वोल्ट। तो पावर फैक्टर आपको बताना है इस सर्किट का कितना होगा। तो हमारे पास यहां इंडक्टर है, हमारे पास यहां रजिस्टर है, और हमारे पास यहां पे एक कैपेसिटर है, और एल सी आर ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं एक एसी सप्लाई के अक्रॉस। तो हमें यहाँ पे पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पे असली में कैसे दिखते हैं इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर। अब देख लीजिए यहाँ पे ऐसे लाइनिंग बन रही है, कलर कोडिंग की जा रही कर चुके हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हुआ रजिस्टर है, ये कॉइल वाली जो स्ट्रक्चर है आप आंख बंद करके बता सकते हैं, कॉइल कॉइल दे रखे हैं, इसका मतलब ये इंडक्टर हुआ, और ये हमारे पास है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर, कंडेंसर, कुछ भी कह सकते हैं। इन तीनों को सीरीज में बांधकर हम एक एसी सप्लाई लगा देते हैं। यहां पे हमें एक्स सी का वैल्यू दिया हुआ है 25 ओम, हमें यहाँ पे XL का वैल्यू दिया हुआ है 31 ओम, और हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 8 ओम के बराबर। 8 ओम के बराबर ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं। ठीक है, ये 25 ओम है, ये 31 ओम है, और ये 8 ओम है। तो यहाँ पे इंपीडेंस आप निकाल लीजिए, बिकॉज इंपीडेंस की सहायता से ही हम cos फाई निकाल पाएंगे। cos फाई होता है R/Z, और इसे ही हम कहते हैं पावर फैक्टर। क्या कहते हैं इसे? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर R/Z, और Z क्या होता है हमारे पास? Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, XL माइनस XC का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ रेजिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC यानी कि 31 माइनस 25 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास अंडर रूट। तो ये आपको रिजल्ट मिलने वाला है 64 प्लस यहाँ मिलेगा 6 और 6 36, 36, और आ जाएगा आपके पास 10 ओम के बराबर इंपीडेंस। तो यहाँ से मैं cos फाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ बड़ी आसानी से। cos फाई इज इक्वल टू R/Z, R की वैल्यू है 8, Z की वैल्यू है 10, यानी कि 0.8 आपको यहाँ पे cos फाई की वैल्यू मिल जाती है। cos फाई इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, cos फाई के अंदर जो एंगल होता है फाई, ये फाई बताता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में कितना जो है फेज का डिफरेंस है। फेज का डिफरेंस टोटल वोल्टेज और करंट के बीच में कितना है, ये हमें यहां से पता चलता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट A, पॉइंट A से इसको रिलीज कर दिया जाता है इनसाइड अ स्मूथ हेमीस्फेरिकल बोल ऑफ रेडियस कैपिटल R, which is fixed on the ground such that OA is horizontal. The ratio of magnitude of centripetal force and normal reaction on the block at any point B varies with theta s. तो हमें बेसिकली ग्राफ बनाना है एक पर्टिकुलर रेशियो का एंगल थीटा के साथ। तो यहाँ पे जो एक्चुअल सिचुएशन है मैं आपको दिखाता हूं कि ये हमारे पास एक बोल है, एक कटोरा है, और इस कटोरे को ग्राउंड पे फिक्स कर दिया गया है। इसको फिक्स कर दिया गया है, यहाँ पे मैं आउटलाइन करके दिखा देता हूं, बिकॉज ये हमारे पास है एक कटोरा, ये हमारे पास एक कटोरा है जो फिक्स्ड है ग्राउंड से, यानी बॉल के मूवमेंट से वो हिलेगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है एक बॉल है, हमारे पास ये रही एक बॉल। तो इस बॉल को रिलीज कर दिया जाता है। तो बॉल हम मानेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, इसका जो पूरा पाथ है उसको 2 डायमेंशन में यदि मैं दिखाना चाहूं तो आपको डायग्राम मिलेगा कुछ इस तरीके का। ये 2D में आपको डायग्राम मिल रहा है इस तरीके से, लाइक दिस। यहां है हमारे पास पॉइंट A, और यहां पे है हमारे पास पॉइंट B, और यहां है इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट। ठीक, तो बॉल पहले यहां थी, उसका इनिशियल वेलोसिटी जो था 0 के बराबर था। जब बॉल यहां पर आ जाएगी तो उसका वेलोसिटी इस रास्ते के अलॉन्ग होने वाला है, इसका वेलोसिटी मान लेता हूं v के बराबर है इस समय पर। एक लाइन मैंने बनाई ऐसे,
और एक लाइन बनाई मैंने ऐसे, इस तरीके से 2 लाइन मैंने यहाँ पे बना दी है और दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो थीटा के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मुझे एक तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना है इस समय और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना है कितना है। तो एक बात मैं आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताना चाहता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कोई एक नए टाइप का फोर्स है? तो जवाब है नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक कलेक्टिव नाम है, वो एक कलेक्टिव नाम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आईएएस का एग्जाम निकाल के कलेक्टर बन जाता है, तो कलेक्टर जो है उसका पदवी है, कलेक्टर जो है उसका डेजिग्नेशन है, वो इंसान का नाम अभी भी वही रहेगा जो उसको घर वालों ने उसके दिया है। सिमिलरली जो फोर्सेस हैं, जो फोर्सेस वही हैं जो हम पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, जैसे टेंशन हुआ, नॉर्मल हुआ, फ्रिक्शन हुआ, ये सारे फोर्सेस ही हैं। लेकिन यदि ये फोर्सेस एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करते हैं तो इनको एक नाम दिया जाता है, एक इनको डेजिग्नेशन दिया जाता है कि यार तेरा नाम अब ये तो है ही, लेकिन अब ये भी तुझे बुला सकते हैं लोग। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव करता है, सर्कल में रिवॉल्व करता है, तो सेंटर के अलोंग जो लगने वाले फोर्सेस के कंपोनेंट का समेशन है, या कह सकते हैं कि सेंटर की तरफ लगने वाले सारे फोर्सेस का जो समेशन है, उन सारे फोर्सेस के समेशन को कलेक्टिवली सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो भाई यहां पे ये ब्लॉक है, ये बॉल है, इस बॉल के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ होगा, क्यों? क्योंकि सर्कल के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट हम बनाते हैं तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो हमारे पास लाइन है उसे नॉर्मल कहते हैं और नॉर्मल सेंटर से ही पास होता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हुआ जो किसने लगाया? इस कटोरे की जो सरफेस है, बोल की जो सरफेस है, उस सरफेस ने बॉल के ऊपर लगाया है इस तरीके से। ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट रहेगा नीचे की तरफ mg, और एंगल की बात करें, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा के बराबर होने वाला है। ये एंगल थीटा हो गया तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाता है mg cos थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये जो बॉल है ये एक सर्कल में मूव कर रही है, ये एक सर्कल में मूव कर रही है और सर्कल का जो सेंटर है वो ये है। तो सर्कल के सेंटर की तरफ फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक है प्लस n, ये नेगेटिव में है तो माइनस ऑफ mg sin थीटा, और कोई फोर्स सेंटर की तरफ नहीं है। So these are the forces that are towards the center and their summation is called centripetal force, which is mv square divided by किस रेडियस में घूम रहे हैं? r रेडियस में घूम रहे हैं। तो ये क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है which is equation number 1. Let's call this equation number 1. अब इसका जो स्पीड है वो हम निकाल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से या वर्क एनर्जी थ्योरम से, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं। डायग्राम दोबारा बना देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी रहे थोड़ा सा। तो यहां पे बॉल थी पहले, बाद में बॉल आ गई है यहां पे, ये एंगल है थीटा, ये रेडियस है r, ये रेडियस है r। तो इस r का, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपके पास रेडियस r है, इस r का ये वाला कंपोनेंट होगा r cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा r sin थीटा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू r sin थीटा। क्लियर है? r sin थीटा कैसे लिखा? इस ट्राइंगल में मैंने देखा कि बेटा ये हाइपोटेनस है तो ये थीटा है, तो ये r cos थीटा हो जाएगा, ये लेंथ, ये r sin थीटा हो जाएगा। और आप देख भी सकते हैं कि ये बॉल वर्टिकली r sin थीटा डिस्टेंस नीचे आ चुकी है। तो यहां पे मैं लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो है ही नहीं, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटी का वर्क डन मैं लिख सकता हूं कि mg फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगा है और नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है r sin थीटा, तो mg r sin थीटा इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। प्लस नॉर्मल का वर्क डन की बात करें तो नॉर्मल है भैया ये, और नॉर्मल हमेशा इसके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। यहां पे नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, यहां पर नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, तो हमेशा वर्क डन जो है इसका जीरो ही आने वाला है। फ्रिक्शन है ही नहीं तो इसका वर्क डन भी जीरो होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां पर इसका स्पीड v था तो हाफ m v स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और पहले रेस्ट से स्टार्ट करता है तो जीरो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां से आप m से m कैंसिल आउट कर सकते हैं और v स्क्वायर, अच्छा m से m मत काटिए, r को ले जाइए नीचे और 2 को ले जाइए यहां, तो आपको मिल जाता है 2mg sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। यहां से इक्वेशन नंबर 2 मिल जाती है।
अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 से mv²r की जो वैल्यू है वो मैं पुट कर सकता हूं किसके बराबर, यहाँ पे 2mg sin थीटा के बराबर पुट कर सकता हूं। तो यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कितना आ जाएगा, mg sin थीटा माइनस में प्लस में n इज इक्वल टू mv²r विच इज 2mg sin थीटा। तो आपको मिल जाता है नॉर्मल इज इक्वल टू 3mg sin थीटा। तो नॉर्मल की वैल्यू मिल जाती है 3mg sin थीटा, 3mg sin थीटा। और mv²r जो है mv²r विच इज द टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हमें यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स भी पता चल गया है, कितना आएगा आपके पास 2mg sin थीटा, 2mg sin थीटा। तो इनका रेशियो लेना है हमें, इनका हमें रेशियो चाहिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड, सेंट्रीपिटल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो यदि लेंगे तो 2/3 हमें मिलने वाला है, 2/3 हमें मिलने वाला है। तो इनका रेशियो को कहा गया है कि x के बराबर है, इनका रेशियो x के बराबर है और ये किसके बराबर हो जाएगा 2mg sin थीटा डिवाइडेड बाय 3mg sin थीटा। mg sin थीटा से mg sin थीटा गया, आपको आंसर मिला 2/3। तो ये रेशियो 2/3 आ गया है, कांस्टेंट आ चुका है, कांस्टेंट है ये वैल्यू। तो इसका यदि ग्राफ बनाना चाहेंगे थीटा के साथ तो इसका ग्राफ कांस्टेंट ही आने वाला है। तो इसका ग्राफ यदि थीटा के साथ बनाएंगे, इसका ग्राफ बना देता हूं थीटा के साथ, तो इस रेशियो का ग्राफ जो थीटा के साथ बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और x की वैल्यू हमेशा किसके बराबर रहेगी, 2/3 के बराबर रहने वाली है। ठीक है, तो आप समझ गए सवाल को कैसे सॉल्व करना है। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो तरीके इन्वॉल्व हुए हैं काफी इंपॉर्टेंट है, जो कैलकुलेशन है काफी इंपॉर्टेंट है कि एक बॉल के इस एंड से इस पॉइंट तक आ जाती है तो उसकी स्पीड कैसे निकालते हैं। हमने ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाला और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से हमने लगाया यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो हमने स्पीड निकाल ली और स्पीड की सहायता से हमने नॉर्मल रिएक्शन भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया विच इज इक्वल टू 3mg sin थीटा। इस वैल्यूज को नहीं रटना है बल्कि आप इस तरीके को रटिए यार, ऐसे सवालों में हम एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं और समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकते हैं। तो ऐसे जो तरीके हैं उसे आप याद करिए रादर देन द वैल्यूज।